धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। और पिछले 2 दिन से तो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच कुछ ज्यादा ही खतरनाक हालात पैदा हो गए हैं, जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि शायद ये क्षेत्रीय जंग बनने जा रही है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध यहीं से शुरू होने वाला है। तो समझने की कोशिश करेंगे रोजाना की तरह, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। कल हमने बांग्लादेश की खबरों का कॉलम छोड़ दिया था, हमारे पास कोई ज्यादा खबरें नहीं थी, लेकिन आज हम बांग्लादेश की खबरों के साथ ही शुरुआत कर रहे हैं। और पहला अपडेट यह है कि शेख हसीना की पार्टी का छात्र नेता भागने की कोशिश कर रहा था, मर गया या मार दिया गया? कहते हैं हार्ट अटैक का है, और यह भी मैंने खबर में देखा कि वो सिलहट पहुंच चुके थे। और हालांकि उनके साथ और भी लोग थे, कई शेख हसीना के मंत्रालय के या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वरिष्ठ थे, करीब आधा दर्जन से 1 दर्जन के बीच में लोग थे, और इनको हार्ट अटैक आ गया और उसको कुछ कर नहीं सकते। इसमें मारने की बात नहीं थी, भारत में पहुंच चुके थे तो मारेगा कौन? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब इसके अलावा दूसरी खबरों का रुख करते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि जो क्रिकेटर हैं यहाँ के शकीब उल हसन, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया। उस पे वैसे उनकी कोई सफाई भी आई है शायद। हाँ, सफाई ये आई है कि जिस समय तथाकथित रूप से उस नौजवान की हत्या हुई, जो कि शायद 18 वर्ष का था या उससे भी 1 साल कम ही था, उस समय ये कनाडा में क्रिकेट खेल रहे थे। और यह केवल इन्हीं के खिलाफ नहीं, जो बच्चा या नौजवान जो मर गया है, उसके पिता ने एफआईआर करवाई है, खुद ब खुद किया है, कहना मुश्किल है, क्योंकि वह दर्जन भर से अधिक लोगों का नाम लिया है, जिसमें शेख हसीना की बेटी और बेटा दोनों का नाम है, कई मंत्री का नाम है, जज का नाम है, पुलिस के टॉप अधिकारी का नाम है। यानी जिसको विच हंटिंग कहते हैं, एक तरह से बदला लेने के लिए नई सरकार, और जहां भी जिसको मौका मिल रहा है वहां के, जब लॉ मिनिस्टर से पूछा गया तो कहता है कि लोगों का अधिकार हम कैसे रोक सकते हैं। और इस तरह की फालतू और वाहियात यदि आप एफआईआर लॉन्च करें, तो जो भी नए जो राष्ट्रपति बन रहे हैं या प्रथम सलाहकार या जिस रूप में भी बन रहे हैं, उनका भी मजाक हो रहा है कि पूरे बांग्लादेश में इतने दिनों के बावजूद भी अभी भी आप विपक्षियों के खिलाफ उनकी कई जगह पकड़ धड़ कर रहे हैं, मार रहे हैं, कई लोग मारे भी जा रहे हैं। और जो भी है क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी भी हैं, पाकिस्तान में को हराने में भी पहली बार, हालांकि क्रिकेट में मैं ज़्यादा नज़र नहीं रखता हूं, लेकिन जो टेस्ट मैच हुआ बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया, इसमें इनका महत्वपूर्ण रोल है। विकेट शायद 3 लिया है, क्या लिया है। और इस तरह से आप तमाशा बना रहे हैं, तो कहें तो अभी विपक्ष कहने के बावजूद भी वह चुनाव में जीते थे और उनके खिलाफ ऐसा कर रहे हैं, चूंकि सत्ता आ गई है तो वहां पे एक और दूसरा नजारा आएगा, सब तरफ बर्बादी ही नजर फिर से शुरू हो जाएगा। जी, ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमको टेक्निकल बातें करते हैं। मान लीजिए एफआईआर दर्ज हो गई, हत्या का मुकदमा लगा है, तो क्या ऐसे में अब शकीब उल हसन को खेलने देगा आईसीसी, या कहेगा कि भाई पहले तुम जाओ बांग्लादेश सरेंडर करो, या पाकिस्तान की पुलिस गिरफ्तार करके इसको बांग्लादेश के हवाले कर देगी? क्या होगा? आईसीसी तो मना नहीं करेगा। जहां तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात है, यदि पाकिस्तान सरकार के पास से आदेश है कि भाई इसको गिरफ्तार करो, और वह तभी होगा जब बांग्लादेश की सरकार उसके प्रत्यार्पण की मांग करे कि इसके अगेंस्ट में है, तो अभी तो एफआईआर शुरू हुआ, तो ये तो खेल जगत निकल ही जाएगा। अब सवाल ये होगा कि खेलने के बाद, खत्म होने के बाद, क्या ये वापस अपने देश लौटना चाहेंगे, क्योंकि आते ही ने गिरफ्तार तो जरूर कर लिया जाएगा। जी, 7 साल पूरा होने के मौके पर एक प्रोग्राम आयोजित किया है बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्याज ने, इसे कैसे देखा जाए? बड़ी जबरदस्त बारिश हो रही थी वहां पे। वैसे कहने के लिए 1 मिलियन यानी 10 लाख से करीब 12 लाख रोहिंग्या के शरणार्थी हैं, और उन्होंने बारिश के बावजूद जो करीब 10,000 लोग आए थे, जो अपनी प्लाकार्ड जो बना रखा था, उसमें यह भी लिखा था कि हम म्यांमार के नागरिक, हम म्यांमार वापस जाएंगे। लेकिन हालात वैसी नहीं बन रही है, स्थिति वैसी नहीं है। बांग्लादेश भी चाहेगा कि ये लोग वापस जाएं। यूनाइटेड नेशंस की जो भी ह्यूमन राइट्स या रिफ्यूजी राइट्स के जो भी हैं, वह भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जाने की जहां तक बात है, बांग्लादेश के सैनिक ही चाहते हैं कि ये वापस न आए, जो सत्ता में है। उस समय जो सत्ता में जो राजनीति थी, सूखी, जो कि
खुद नोबेल प्राइज विनर है, उन्हीं के कहने पे ऐसा हुआ था, अब खुद बखुद वह जेल में है। यानी अब इस तरह की तोड़ फोड़ की घटनाएं करके चाहें कि हम बहुत महान व्यक्ति बने रहें तो बड़ा मुश्किल होता है। आज नहीं तो कल वह ढहना जरूरी होता है, उसके बदले में क्या आएगा मैं नहीं मालूम। और इसकी कोशिश तो जहां तक है 10,000 लोग आए, वह कह रहे हैं, देख रहे हैं, देखिए क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल में ये लोग बांग्लादेश वापस जा पाएंगे। जी बिल्कुल सही। देसी कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोलता है एक दिन उसमें खुद भी गिरता है, और सुकी पर ये पूरी तरह शायद लागू भी होती है। अब शुरुआत करते हैं अन्य खबरों की। यहाँ जो पहला अपडेट हमारे पास आ रहा है वो ये कि ब्राजील के विदेश मंत्री 4 दिन के लिए भारत के दौरे पर हैं। जी हाँ, उनका बड़ा महत्वपूर्ण दौरा इसलिए है कि जिस तरीके से ब्रिक्स बढ़ रहा है ना, जो 5 ओरिजिनल देश थे जिसमें ब्राजील भी था, हम भी हैं, रूस, चीन के अलावा साउथ अफ्रीका है, तो उसके बाद अब बढ़ के दर्जन भर से अधिक हो गए हैं और भी बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। हालांकि ब्रिक्स और बाकी इस तरह के जो है वह पॉलिटिकल भी हैं, लाइक G20, G7, केवल इकोनॉमिक बेस नहीं है। और उसमें ब्राजील के प्रधानमंत्री या ब्राजील के जो अभी सत्ता में हैं वह चाहते हैं कि ब्रिक्स को भी हम पॉलिटिकल लाइन पे लेके जाएं, जो चाइना और रूस भी चाह रहा है। अमेरिका के दबाव पे या कहने पर जो बाकी लोग आए हैं वह लोग इसके लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए 4 दिन का महत्वपूर्ण यात्रा है। यहाँ के विदेश मंत्री से बात करें, बाद में हो सकता है राष्ट्रपति भी आए वहाँ के, वह मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है। और इसलिए मुख्य मसला ब्रिक्स का है और आईसीसी में जो कार्रवाई चल रही है, आईसीजे में जो कार्रवाई चल रही है, जहाँ पे यूक्रेन के युद्ध की बात चल रही है, जहाँ पे इजराइल की बात हो रही है, उसके बारे में भारत से जरूर पूछेंगे कि आप खुलेआम बताइए कि आपकी मंशा क्या, आपकी विदेश नीति क्या है। केवल न्यूट्रल कहने से काम नहीं चलेगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन विदेश नीति का तो बेड़ा गर्क कर दिया। सामने बैठ के जब जेलेंस्की ने ये कहा कि भैया तेल खरीदना बंद कर दो रूस से, हालात ठीक हो जाएंगे, तो वो तो सीधा सीधा एक तरीके से करारा तमाचा है। और ये कह दिया जेलेंस्की ने कि भैया इतने बड़े देश हो, लोकतांत्रिक बनते हो, कुछ तो कुछ करके दिखाओ। और यहाँ भक्त जो है बस कह रहे हैं साहब ने जो है पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया। खैर अगली खबर का रुख करते हैं। 15-16 अक्टूबर को में होगा इस बार संघाई सम्मेलन, तो क्या साहब जाएंगे या वर्चुअली शामिल होंगे या जयशंकर को भेज के काम चला लिया जाएगा? रोटेशन के कारण इस बार पाकिस्तान ही उसका चेयरपर्सन या उसका अध्यक्ष है। वैसे ही जैसे पिछली बार G20 में हमारा भारत था, हालांकि हमने उसका पूरा का पूरा केवल एक इवेंट बना के रख दिया। क्या एक्चुअली G20 है हमारी जनता को शायद ही समझ में है। खैर SCO जहां तक है, ब्रिक्स के अलावा वैसा एक संगठन है जिसको रूस और चीन ने बनाया, और धीमे धीमे बहुत सारे मध्य एशिया के और यहाँ तक कि साउथ एशिया के भी, जिसमें भारत और पाकिस्तान है, वो बढ़ रहा है। और इसका जो GDP है वह बहुत जबरदस्त है, कम नहीं है। हालांकि भारत इससे हमेशा तनावग्रस्त में रहता है, क्योंकि चीन को उसे लगता है कि चीन की पूंजी या सरमाया शायद कहते हैं उर्दू में शब्द को, उसका आधिपत्य बढ़ता जा रहा है। और यह इसके बिल्कुल खिलाफ है जो BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है। और उसमें कैसे होगा, मोदी को इनविटेशन गया हुआ है, मोदी जाएंगे कि नहीं ये देखने की बात है, क्योंकि पाकिस्तान की बात है। लेकिन जब वैसे हालात बन जाते हैं, मान लीजिए विपक्ष कहता है कि नहीं जाए, तब मोदी जरूर जाएंगे दिखाने के लिए अपने भक्तों को कि बहुत ताकतवर हैं और कहीं भी जा सकते वगैरह जा सकते हैं। हालांकि वहां जाने में से कोई खतरा की बात नहीं है। जी बिल्कुल, आपने जो लाइन कही ना कि अगर विपक्ष मना करेगा तो फिर भक्तों को दिखाने के लिए देखो 56 इंच का सीना फुला के पहुंच गए और हड़का के आ भी गए। खैर अगली खबर ओडिशा से आ रही है। यहाँ पे कोई फ्लू फैल गया है जिसके चलते पक्षियों को मारा जा रहा है, क्या जानकारी है सर? बर्ड फ्लू यह होता रहता है, यह पुराना हो गया हमारे देश के लिए। इस बार भुवनेश्वर के इर्द गिर्द इलाकों में बहुत तेजी से फैला है और करीब 1000 बर्ड, बोले तो चिड़िया, जो चूजा होता है ना चिकन का, उनको या बड़े को, उनको मार देते हैं। और मारने का कारण यह है कि उसको बाजार में बेचा ना जाए, खरीद बिक्री ना, क्योंकि और बढ़ाएंगे। और केवल ये पंछियों में नहीं, आसपास के मान लीजिए कि जानवर भी हैं जिसमें बड़े बड़े हैं, सुअर, गाय, भैंस वगैरह है, या इंसानों के भी हो सकता है। जो उनका नया वाला जो स्ट्रेन आया है H5N1 कहते हैं, उससे हमें भी हो सकता है। और कहते हैं वहाँ के अधिकारी कि 25-30 हजार और मारेंगे हम अभी, जहाँ भी इनकी मतलब संभावनाएं पाई जाती हैं। तो कष्ट ये है कि हमारे यहाँ जो भी है, जब बीमारी फैल जाता तब हम जगते हैं, यह बीमारी फैला ही क्यों। यदि इन मुर्गे मुर्गियों के दड़बे में वास्तव में यदि सही ढंग से सफाई के द्वारा रखा जाए तो ये बीमारियां नहीं होंगी। जी
सच्ची बात यही है। अस्पताल चले जाइए, क्या हालत है। उत्तर प्रदेश के एक शख्स का, जो भाजपा का नेता है, वीडियो वायरल हो रहा है, अपने बाप को उठा के मैदान तले गया, लाखों रुपए लगे, उन्होंने कह दिया टीबी है, उसके बाद वो धक्के खाता फिरा, इलाज नहीं कर पा रहा, और अब योगी पर सवाल उठा रहा है, लेकिन बच नहीं पाएगा अगर योगी पे सवाल उठाएगा तो। खैर, विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, अगर वो चाहे तो उसे भुना सकता है। लेकिन अगली खबर का हम लोग रुख करते हैं डाउनी स्ट्रीट से। कियर स्टारमर ने अपना एक जबरदस्त संबोधन दिया, लेकिन उसमें जो बात उन्होंने कही उसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। वो कह रहे हैं कि आने वाला वक्त ब्रिटेन के लिए बड़ा खतरनाक है। इसके बारे में उन्हीं के विपक्ष, यानी उन जो टूरिस्ट के हैं, वो कह रहे हैं कि ये तमाशा कर रहे हैं और कुछ नहीं है। इनके पक्ष के कोई सीनियर एमपी हैं या जो ऑडिटर है, उन्होंने कहा है कि 3-4 बिलियन या तकरीबन 20 बिलियन यूके पौंड, डॉलर नहीं पौंड के बराबर, यानी डॉलर में और ज़्यादा ही हो जाएगा, 25 बिलियन डॉलर के बराबर हो जाएगा। इन्होंने एक तरह से उसको कहते हैं ब्लैक होल, यानी छुपा के रखा था, जो कर्ज था, जो जनता को ना पता था ना कुछ था। तो कहते हैं कि बकवास कर रहे हैं। ये जो है अपना, इन्होंने अभी हाल फिलहाल में इसी के आधार पे, भाषण तो अभी देसी के आधार पे, जो वृद्धों को पेंशन मिलता था और जो उन्हें सब्सिडीज मिलता था उनके इलाज के लिए, या उनके ठंडे के समय में जो कोयले, आग, बिजली वगैरह लाते थे, उस पर इनको उन्होंने कट कर दिया। यानी यह भी वही काम कर रहे हैं जो इनके पहले वाले करते थे, ताकि बड़े बड़े जो सरमाएदार हैं, पूंजीपति हैं, उनके पैसे, उनके ऊपर टैक्स कम लगाया जाए। और ये कह रहे हैं कि यह नौटंकी हो रहा है, कुछ नहीं है, जनता के ऊपर और भी टैक्स भार लगाने वाले हैं, महंगाई बढ़ेगा, और सारा काम वही करने जा रहे हैं जो हम कर रहे हैं। इसका ये हमारी भाषा में बाउंड्री बना रहे हैं और कुछ नहीं है जी। 11 साल के बच्चों को ब्रिटेन में मोबाइल ना दिया जाए, ये चर्चा क्यों शुरू हुई है वहां पर, और किसने की? ये चर्चा वहां की कंपनी ने की है। आश्चर्य है, ईई कंपनी करके है, यूरोपियन ई से यूरोपियन है, ई का कुछ और होगा। और वहां के माँ बाप ने काफी हंगामा मचाया था, सोशल मीडिया पे नहीं, वास्तव में भी जो स्कूल में पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन मीटिंग होता है उसमें होता है, जो भी फॉरम मिला। और यहाँ ये था कि 5 से 7 साल बच्चों को उन्होंने कहा है कि यदि आप मोबाइल खरीदते हैं तो उनको उस तरह के स्मार्टफोन ना दें जिसमें किसी भी तरह के वीडियो कुछ भी कर सकते हैं। और 7 साल से ऊपर से लेकर 9 साल तक को भी आप कंट्रोल में रखें, और 13 से 16 साल तक को सोशल मीडिया में नहीं जाने दें। यह कैसे होगा? यदि उनके हाथ में यदि यंत्र मिल जाता है तो सोशल मीडिया में ना जाए, यह कैसे होगा? दूसरे के बच्चे लाते हैं, तुम्हारे बच्चे तो लड़ेंगे माँ बाप से, हंगामा होगा। तो मसला यह नहीं है कि केवल इसके देने से तो बढ़ ही रहा है, इसमें डाउट नहीं। मुख्य चीज है कि तुम्हारे यहाँ का जो कल्चर है वह बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, जिसको माँ बाप अलग भोगते हैं, बच्चों को अलग भोगने की सलाह दे रहे हैं जी। लेकिन एक चीज की तो आपको तारीफ करनी चाहिए ना सर, कि वहां कम से कम अगर कोई कॉर्पोरेट कंपनी इस तरीके की बात कर रही है तो वो लोग संजीदा तो हैं वहां के बच्चों के साथ हो रहे हालात को लेकर। देखिए, वहां का कहीं का भी जब कॉर्पोरेट आपके सामने आती है बेचने के लिए, उदाहरण के लिए यहाँ के कॉर्पोरेट भी प्रचार करते हैं कि 18 साल से बच्चों को सिगरेट और बीड़ी नहीं बेचा जाएगा, है ना, टोबैको नहीं दिया जाएगा। यह भी लिखा जाता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या उनका बिक्री घटता है? ये कंपनी पहले आगे आके बाकी सबको बोलती है कि भैया ऐसे मत दो। लोग कहेंगे बड़ा बढ़िया है, साथ में यह भी कहे कि हमारे में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बच्चे उसका दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे, इसमें चाइल्ड लॉक का बड़ा अच्छा फैसिलिटी है। आप भाग के उसी स्मार्टफोन को खरीदने जाइएगा। आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हैं, दूसरों से मिलके, बड़ों से मिलके चाइल्ड लॉक को भी अनलॉक कर देंगे, वो सब कुछ कर देंगे, आपके करने से कुछ नहीं होगा। फिर भी यदि ऐसा वो वास्तव में कंट्रोल कर पाते हैं तो चलिए कुछ बेहतर होगा जी। लेकिन एक बात आपकी काफी महत्वपूर्ण है भैया, पहले मैगी में कीड़े निकलवाओ तभी तो रामदेव का मैगी बिकेगा, ये धंधे का एक नया सिद्धांत होता है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ के चुनाव में महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन उससे अलग मगरमच्छ क्यों है? वहाँ के उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में डार्विन वगैरह जो जगह है, डार्विन जो हमारे प्रख्यात डार्विन का सिद्धांत है इवोल्यूशन का, उसके नाम पे इन्होंने दिया हुआ है। तो वहाँ पे कुछ लोग, जो बड़े लोग हैं, ये घड़ियाल भी पालते हैं या मगरमच्छ भी पालते हैं। छोटे बचपन से बच्चे छोटे से के बड़े लगकर कहते हैं कि जो बड़ा वाला है करीब 15 फीट से अधिक है, यानी हमारे दुगुना हाइट के से भी बड़ा है, वो है। और उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी देखा है, यानी उसका उम्र जो है
तकरीबन सोच लीजिए कि 100, 110, 120 वर्ष है। पता नहीं घड़ियालों की इतना उम्र होता है कि नहीं, लेकिन अभी तक है। और वो कहीं से घरों से निकल गए हैं, कुछ खतरा हुआ है, लोग भागे हैं, डरे हैं। तो इस पे इस चुनाव के दौरान किसी ने कहा, जो लेबर पार्टी के हैं या ऊपर के जो टूरिस्ट टाइप के जो दक्षिणपंथी हैं, कि भैया हम सत्ता में आए तो हम इस पर रोक लगा देंगे। इस पर इन लोगों ने हंगामा मचा। अब इन लोगों को पता ही नहीं कि जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो होने वाला है, कि कितने लोग हैं। कुछ लोग बोलते नहीं हम इस पर सोचेंगे, कुछ लोग बोलते नहीं नहीं हम हटाएंगे नहीं, सुरक्षा के प्रतिबंध पर हम एक कानून पास करेंगे कि आप पूरी तरह से सुरक्षित करें, तब आप इसको रखें। और मुफ्त का ये चला हुआ, हो सकता है कुल मिला के 300-400 लोग भी नहीं होंगे, उसमें कितने मतदाता हैं वो देखना होगा, जो ये घड़ियाल पालते हो और बेसिकली वो बनाते हैं जो वीडियो बना बना के और पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब पे। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। घड़ियाल के नाम पर घड़ियाली आंसू कौन बहा रहा है, साफ दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया के चुनाव में मुद्दा बनाने पर। अगली खबर भी ऑस्ट्रेलिया से है, यहाँ के मजदूरों के लिए, बल्कि क्योंकि वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें मजदूर कहना, श्रमिक कहना मुझे लगता है उनकी तौहीन होगी, पर उनकी कंपनियों से उनको बड़ी राहत दे दी है। अब बॉस उनको छुट्टी के टाइम पे मेल नहीं कर सकता है, कॉल नहीं कर सकता है, ये वो जवाब नहीं देंगे, तो उन्हें राहत दी गई है इस मामले में। इसे कैसे देखते हैं आप? राइट टू डिस्कनेक्ट, यानी वर्किंग आवर से बाहर निकल गए। भारत में देखें, खासकर कोरोना वायरस के टाइम से ऑनलाइन जब वर्क शुरू हुआ, तब जाके लोग 8-10 घंटे नहीं 12-12, 14-14 घंटे तक काम करने को मजबूर हो गए। यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों में, यूरोप के कुछ देशों में वहां पे इस तरह का अधिकार है, और यहां भी इन्होंने दिया। कहते हैं कि चुनाव का माहौल है ही है कि लाखों लोगों को मुक्ति मिली है। उसमें एक छोटा सा एक अंश है कि आप इस तरह के यदि आदेश आते हैं या कॉन्टैक्ट करने की बात करते हैं जो बड़ा महत्वपूर्ण है, आप उसको नहीं कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण नहीं है, गैर महत्वपूर्ण है, तब आप उसको नकार नहीं सकते, तब आपको जवाब देना पड़ेगा। अब यह कौन निर्णय करेगा महत्वपूर्ण है कि गैर महत्वपूर्ण है? खैर जो भी हो, इस तरह की बातें होती है। वहाँ के ट्रेड यूनियन वगैरह ने कुछ ने प्रशंसा की है, और जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है कहते हैं कि नहीं, इससे तो हमारा बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा वगैरह वगैरह। हालांकि इसमें मुख्य रूप से जो आर्थिक सामाजिक व्यवस्था वहाँ का, राजनीतिक व्यवस्था, उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं आने वाला है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगली खबर का अब रुख कर लेते हैं, जो हमारे पास आ रही है यूक्रेन से। स्थापना दिवस था कल, लेकिन कल भी उसके ऊपर हमले हुए और रॉयटर्स के एक पत्रकार की मौत भी हो गई है। ये ज्यादा बड़ा मामला बन रहा है। ये पत्रकार की जो मौत हुई, ये एक्स फौजी है, रिटायर्ड, मतलब डिफेंस पर्सनल है। 38 साल की, यानी काफी पहले इन्होंने छोड़ दिया, इंग्लैंड के हैं। और ये यहाँ पे सेफ्टी फोरम या सेफ्टी सॉफ्टवेयर या सेफ्टी इक्विपमेंट लेके आए हैं, 5-6 का ग्रुप बना के, यहाँ के पत्रकारों को सिखाने के लिए कैसे अपनी सेफ्टी रखें। क्या वास्तव में सेफ्टी के लिए आए थे? और जिस होटल में थे वहाँ और भी विदेशी लोग थे। आसपास पूरा जो नए नए जो यूक्रेनियन ट्रुप्स जो सीख के आए हैं वो लोग थे। और कल से लेके आज सुबह तक रूस ने, हमें पता है, हमने बातें की हैं कि कुर्स्क में ये यूक्रेनियन फौजें घुस गई हैं, और उनके ड्रोन्स और मिसाइल जो हैं रूस के, पूर्वी रूस के उत्तरी, मतलब काफ़ी दूर दराज तक मार कर रही है। उन्होंने अभी भी अटैक किया है क्रीमिया में, और जहाँ तहाँ सब जगह अटैक किया है। इन्होंने 100 से ज़्यादा ड्रोन, और उसी के अनुपात में तकरीबन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हवाई जहाज से, समुद्र से भेजा है। कहते हैं कि युद्ध के बाद पहली बार इतनी भयानक मात्रा में रूसियों ने मिसाइल और ड्रोन्स मारे। और इसमें यदि ये 38 साल के मारे गए तो ठीक है, मैं इसकी कहीं से प्रशंसा नहीं करता हूं, लेकिन यह मतलब एक संयोग है कि ये भी उनके साथ थे जो यूक्रेनियन फौजी थे, वहां पे ये क्या कर रहे थे, उनको कौन सी सिक्योरिटी का पाठ ये पढ़ाने गए थे। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भाई, जब होगे तो गेहूं के साथ घुन भी पिसता ही है। अब रुक कर लेते हैं अमेरिका से जुड़ी खबरों का, और पहला जो इसमें अपडेट आ रहा है वो है सुनीता विलियम्स से ताल्लुक रखता हुआ। पिछले कई दिनों से चर्चा की जा रही है कि भेजा था इनको 8 दिन के लिए, हो गए 8 महीने, अभी भी लाने की कोई डेडलाइन क्लियर नहीं की जा रही है। कहा जा रहा है फरवरी 2025 में लाया जाएगा। क्यों हो रहा है ये सब? और इसमें एलोन मस्क की भूमिका भी हो रही है कि भाई उसकी मदद लेनी पड़ेगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण, यदि हम देखें तो ये खबर है, न्यूज इंफॉर्मेशन जो भी कहें, मानव इतिहास के लिए, वैज्ञानिक उसके लिए। ये गई थी अपने एक साथी के साथ, 2 लोग गए थे, और केवल ये गई थी 8 या 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए गई थी, 5 जून को ही गई थी। और जिस शिप में इनको गया था, ये बोइंग का था, बोइंग स्ट्रीमर या स्टारमर करके था वो, उसमें जो गई थी, स्ट्रीमलाइनर, सॉरी, तो उसमें जो गई थी
ये इसमें लीकेज हो गया। हीलियम नामक, जैसे ऑक्सीजन होता है उसी तरह हीलियम नामक एक गैस होता है लिक्विफाइड करके, जिससे इनके पूरे कंट्रोल सिस्टम पर, और वहां पे तो चूंकि हवाई जहाज टाइप है नहीं या गाड़ी है नहीं, चूंकि हवा नहीं है रास्ते में, इसलिए वह रॉकेट पीछे मार के और आगे की तरफ बढ़ता है, डायरेक्शन चेंज करता है उसके हिसाब से। और उसमें इनके काफी 8 से 10 जो कंट्रोल सिस्टम था वो बेकार हो गए थे। और उसमें यदि वापस आती तो संभव था कि रास्ते में ही ये लोग फंस जाते, और तब से फंसी हुई है। और आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाके इन दोनों को उतार दिया गया, और इस जहाज को लाया जाएगा बिना किसी क्रू के खाली में, ताकि आगे के लिए अध्ययन कर सके। जहां तक इनकी बात है आप कर रहे हैं, इनका भी शिप वहां पे है एलॉन मस्क का, और ये अब ये जाके उस आईएसएस से जुटेगा, ये दोनों उसमें आएंगे, और उसके साथ आएंगे एलॉन मस्क का स्पेस एक्स के जहाज में। अब देखिए, मतलब विज्ञान की इतनी प्रगति है, और हम लोग छोटे सी चीज पे एक दूसरे से इतना लड़ मर काट रहे हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और इसलिए महत्वपूर्ण है, हमारी जनता को उसके बारे में पढ़ना चाहिए, जो भी पढ़ सके जानना चाहिए कि विज्ञान आखिर पहुंचा तो कहां से कहां पहुंच गया। जी, हमें इसकी जरूरत नहीं, हमें तो ये देखना है कि इस दरगाह के नीचे मंदिर तोड़ के बनाया गया था, उसके अवशेष पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं, इसी में या मुसलमान हैं तो जाके दावा करे साहब ये मंदिर नहीं है, ये तो मस्जिद है। इन्हीं चीजों में उलझे रहना है। मुझे परवाह नहीं है कि सीनेटर ग्राहम मेरे बारे में क्या बात करते हैं, ये क्यों कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये जहां तक ये सीनेटर ग्राहम यानी जो वहां के लॉ मेकर हैं, यह ट्रंप के समर्थक है, मतलब ऐसे नहीं कर रहे हैं। और इधर में चूंकि ये आ गई हैं आपकी बाइडेन की जगह पे कमला हैरिस आ गई हैं, इसलिए थोड़ा कष्ट इनको नजर आ रहा है कि इनके चहेते ट्रंप जीतेंगे नहीं जीतेंगे। तो इन्होंने ट्रंप को सलाह दी, ओपनली सलाह दे दिया कि भाई आप ऐसा करें वैसा करें। तकरीबन वैसे मैं सलाह नहीं देता हूं, हमारी सलाह तो खैर वहां पहुंचेगी भी नहीं। कोई खास यहाँ की हीरोइन हो तो उनकी सलाह भले पहुंचे, जिनकी हमने बात की थी कल, हमारी सलाह नहीं पहुंचने वाली है जी। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा कहा, तो ट्रंप ने मतलब एक मजाक में कहा कि हमें उसकी परवाह नहीं है क्या बोलते क्या नहीं बोलते, मैं तो राष्ट्रपति बनूंगा इस बार। जी, देखते हैं क्या होता है। भारतीय डॉक्टर की हत्या कर दी गई है अमेरिका में, ये बड़ा दुखद है। यह जो है, हालांकि पढ़े लिखे यहीं के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, और 40 वर्ष के आसपास के थे। वहाँ काफ़ी मतलब नामी डॉक्टर भी थे, लोकप्रिय भी थे। चूंकि इन्होंने अपने भी जगह में आंध्र प्रदेश में जहाँ से पढ़ा था स्कूल के लिए भी काफ़ी लाखों रुपए दिए थे उसके आगे बढ़ने के लिए। हालांकि धार्मिक भी थे, उसके पूजा पाठ के लिए भी इन्होंने कहीं मंदिर भी बनवाए थे। और वहाँ पे जो मारा गया, ये कारण अभी तक कहीं से मुझे नहीं मिला है। जो भी है, वहाँ इस तरह की बातें चल रही हैं, घटनाएं घट रही हैं, लेकिन जिस ग्रुप को ये लीड करते थे वो सारे काम करते थे। यहाँ तक कि उसी ग्रुप के साथ उन्होंने कोविड के टाइम में भी काफ़ी ज़बरदस्त काम किया था, उसके कारण भी इनका नाम था। कई वहाँ के अमेरिका से इनको पुरस्कार वगैरह मिला था। लेकिन जो कल्चर बन रहा है उसमें जो मिल जाता, जहाँ मिल जाता उसको मार दो, यह बड़ा दुखद है। मतलब ये लोग हमारे एक तरह से कहें जो भी विचारधारा हो, विचारधारा तो खैर ठीक है, इनका वैसा कुछ नहीं था, यदि तुम्हारे मदद के लिए तो इनको मार ही दिया जाए, ये क्या मतलब, कोई लॉजिक नहीं बनता। ये एक पागलपन है और कुछ नहीं है। जी, नए प्रतिबंधों से चाइना क्यों बिगड़ रहा है अमेरिका के ऊपर। जबकि जेक सुलिवान भी गए वगैरह वगैरह किए। यूएस ने पहले वार्निंग दी थी। मसला वही है कि कोई भी इस तरह का जो तुम माइक्रो चिप्स दे रहे हो और दूसरे तरह की चीज दे रहे हो, या इस तरह के एलिमेंट्स दे रहे हो या कंपाउंड दे रहे हो, जिससे कि रूस को मदद मिल रहा है अपने वॉर इंडस्ट्रीज को मजबूत करने का, ना भी मिल रहा है तो तेल वगैरह खरीद बिक्री कर रहे हैं, उससे उसको पैसे मिल रहे हैं, जिससे ये सब काम वो कर रहा है, अपने मजदूरों को, अपने लोगों को लगा रहा है। इसने पहले वार्निंग दी थी। चीन नहीं मानने वाला था। इन्होंने कहा था कि चीन और रूस की दोस्ती जो है सो बहुत ऊंचाइयों पे है, जब पुतिन पहुंचे थे और शी से मिले थे तब। और इसलिए उन लोगों ने, अमेरिका ने 400 व्यक्तियों और कंपनियों, मतलब दोनों मिला के, पर प्रतिबंध लगा दिए हैं कि तुम्हारे सामानों को अमेरिका में नहीं आने दिया जाएगा, हमारे से रिलेशन नहीं होगा, यानी अमेरिका से जिसका रिलेशन होगा उसको उठा के जेल में बंद कर देंगे। इसलिए चीन ने कहा कि हम इससे बिल्कुल खुश नहीं है, असंतुष्ट हैं, गलत बात है, हमारा अच्छा संबंध है रूस के साथ और उसको जारी रखेंगे। यानी यह वह ट्रेड वॉर का एक हिस्सा है और कुछ नहीं है। जी, क्या ये चाइना को डराने धमकाने की कोशिश है, क्योंकि चुनाव के बाद ये भी हो सकता है, पहले से बताया जा रहा हो देखो ट्रंप आएगा तो तुम्हें और ज्यादा परेशान करेगा। परसों भी हम लोगों ने इस पे बात की, ये थी कि जैक्सोलिन अगर जा रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका में हो रहे चुनाव में
चीन की कोई मदद चाह रहे हैं? वह खुलेआम ओपनली तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से वो जरूर इसकी बात करेंगे। और जैसा चीन के बहुत सारे ऐप हैं जो काम करते हैं, इनको रिक्वेस्ट करेंगे ये लोग, भाई इसके बदले में हम तुम्हें ये देंगे यदि हम जीत गए तो, जी। कि उस ऐप में हमारे खिलाफ के जो ऐड आते हैं उसको मत लाओ, लोगों को जो हमारे खिलाफ जो वीडियो बना रहे हैं उसको मत आने दो। इसकी चर्चा जरूर होगी। जी चलिए अब शुरुआत करते हैं गाजा से जुड़ी खबरों के। पहला जो अपडेट है वो ये बता रहा है कि फिलिस्तीन के जो शरणार्थी हैं, जो आज कैंपों में रहने को मजबूर हैं, उन्हें हमास एक उम्मीद की किरण नजर आ रहा है, और वो भी जबकि तब 11 महीने वो हमास की वजह से ही पूरी तरह बर्बाद भी हो चुके हैं। क्या माने हैं इस खबर के सर? ये थोड़ा सा इसमें ये है कि ये जो करीब 6 से 8 शरणार्थी कैंप जिनकी चर्चा कर रहे हैं आप, वह लेबनान में है, वह गाजा में नहीं है। गाजा में कुछ हैं, लेकिन मुख्य रूप से लेबनान में है, जहां इनको एक लिमिटेड अधिकार है। यह लोग लेबनान की मतलब नागरिक नहीं बन सकते, ये नहीं मिलेगा। खास खास नौकरी ही कर सकते हैं, बड़े पदों पर नहीं जा सकते। ये वहाँ के लोगों ने, वहाँ की सरकार ने इनके ऊपर प्रतिबंध लगाई हुई है। और अब जाके जब प्रचार प्रसार चल रहा है, पूरा युद्ध चल रहा है, तो उनको यह उम्मीद लगती है कि हमास ही एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी लोग जो भी मदद कर रहे हो, उनका खुद का हिजबुल्लाह है, दूसरी तरफ से हुतीज है, ईरान है, लेकिन वही एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी, मिलिट्री आउटफिट है, आउटफिट मतलब जो यूनिट है, जो सही में गाजा को, फिलिस्तीन स्टेट को स्वतंत्रता दिला सकता है, इजराइल के अगेंस्ट में, अमेरिका के अगेंस्ट में। और इसलिए ये लोग सैकड़ों की संख्या में, जहां जहां भी प्रचार चल रहा है, ये लोग अब हमास के मेंबर बन रहे हैं, वहां सीख रहे हैं, वहां सब कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और वहां पर एक मैं लाइन और बताऊं कि उबैदा करके है, मैंने पहले शायद इसकी चर्चा की थी। इनके कहते हैं कि चे गुएरा के समान है, जो क्यूबा में है, अर्जेंटीना के थे, जो काफी प्रचलित है, हमारे भगत सिंह जैसे हैं। ये लोग भगत सिंह के बारे में नहीं जानते हैं। और यह मार्क्सिस्ट है, मरे हुए कई समय हो गया। और अधिकांश जितने भी वहाँ के जो शरणार्थी शिविर हैं, उनके सामने इनका फोटो लगा हुआ है, और लोग जा रहे हैं, वहाँ के लोग हमास में शामिल हो रहे हैं अपने शहादत के लिए, कि हम एक न एक दिन स्वतंत्रता हासिल करके रहेंगे। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह के मजबूत होने से लेबनान में जो शिया कम्युनिटी के मुसलमान थे उन्हें तो इज्जत मिल गई, लेकिन जो सुन्नी कम्युनिटी के मुसलमान हैं वो आज भी अपने अधिकारों से वंचित हैं, और उन्हें हमास से उम्मीद की किरण नजर आ रहा है। क्या ये हिजबुल्लाह और हमास के बीच कोई टकराव की स्थिति बनेगी, या दोनों मिलकर ये कर रहे हैं? हिजबुल्लाह और हमास मिल जाएंगे तो 60% के करीब जो है लेबनान की आबादी मुस्लिम है, वो शायद वहां पे कोई और तरीके का तख्ता पलट करे सरकार के तौर पे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ अगला अपडेट है, जो काहिरा में बातचीत चल रही थी वो बगैर नतीजे के बंद हो गई है। दावे तो बहुत किए जा रहे थे साहब कि हम जगबंदी करा के ही दम लेंगे। मुख्य कारण वही है जो मैं पहले भी कहता रहा हूं, कि गाजा के दक्षिण में जो इजिप्ट से मिलता हुआ कॉरिडोर है, 100 मीटर ही है, मतलब मुख्य रूप से रोड है, जिसको फिलाडेल्फिया क्रॉसिंग कहते हैं, या रफा क्रॉसिंग भी कह सकते हैं, कॉरिडोर कहिए, जो भी कहिए, वहां से अब इजराइल नहीं हटना चाहता है। यह नया शर्त है। हमास का कहना है कि भाई जो अमेरिका के साथ और बाकी तुम लोगों के साथ जो भी बातचीत हुई थी, इसमें यह वाला क्लॉज नहीं था, तुम नए क्लॉज ला रहे हो। दूसरे हमास चाहता है कि जो जगबंदी हो वह परमानेंट हो, शॉर्ट टर्म नहीं हो, 2 हफ्ते 4 हफ्ते वाला नहीं हो, और गाजा पट्टी से जितने भी इजराइल जहां घुसा है पूरी की पूरी तरह वापस जाए। बाकी सब तो है। और यह इजराइल मानने को तैयार नहीं था, तो इसलिए वहां के हमास के जो भी प्रतिनिधि थे वहां से उठ के चल दिए, और यह टाटा फिक्स हो गया। जहां तक बाइडेन जितना भी चिल्लफों कर रहे थे कि अब शांति होने वाला है, अभी टाइम बिंग के लिए खत्म हो गया। जी वैसे बाय द वे, उस पिछले मीटिंग में, जिस जून जुलाई की मैं बात कर रहा हूं, उसमें यूनाइटेड नेशन SC उसका भी हाथ था, UNSC का भी हाथ था, और इसको सबको इजराइल ने मतलब वो कर दिया, खारिज कर दिया। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 2 जुलाई के उसी प्रस्ताव को जो बाइडेन ने रखा था, हमास कह रहा है कि उसी पे जंगबंदी कराओ, ये नई नई शर्तों वाली चीजें मत करवाओ। मोरक्को के फुटबॉलर जो हैं वो एक बहुत बड़ा पैसा फिलिस्तीन के बच्चों के लिए दान कर रहे हैं, तो स्वीडन में और आयरलैंड में फिलिस्तीन के हक में आवाज उठाई जा रही है। बाइडेन से कहा जा रहा है कि वो हथियार देना बंद करें। कैसे देखते हैं इन चीजों को? नहीं, ये बड़ा बढ़िया है। ये फुटबॉल खिलाड़ी
जनरली मैं इन खिलाड़ियों या तथाकथित सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं उनके पक्ष में नहीं रहता हूं, क्योंकि बाई लास्ट देख लिए तो जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। जो भी सत्ता में रहते हैं उसकी चाटुकारिता करते हैं। भारत में भी नज़र आ रहे हैं, चाहे क्रिकेट खिलाड़ी हों या फिल्म के बड़े बड़े स्टार वगैरह हों। लेकिन इन्होंने, चूंकि ये वहाँ से जुड़े हुए हैं, वहीं के हैं, तो इन्होंने $5.5 लाख, रुपया में चाहे तो आप कन्वर्ट करें 80 से गुना करके, या जो भी रेट चल रहा है, इतना दिया है। और खासकर वहाँ बच्चों के लिए जो कि बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं, अपंग से हो गए हैं, ना उनकी शिक्षा है, ना खाने पीने की व्यवस्था है, भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, उसके लिए किया है। और बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, स्वीडन में, आयरलैंड में, खासकर स्वीडन में। स्वीडन अभी नेटो का मेंबर बन गया है, और ये पूरे के जगह पे चल रहा है पूरी दुनिया में कि अमेरिका को पूर्णतः ये लोग मानते हैं कि अमेरिका का भी हाथ है गाजा में जनसंहार का, उतना ही बड़ा हाथ है जितना कि फिलिस्तीन आईडीएफ या जियोनिस्ट रजीम का है। जी, पहले हिजबुल्लाह ने हमला किया, फिर जवाबी हमला इजराइल की तरफ से भी हुआ। हालांकि दोनों के बीच पिछले 10-11 महीने से तमाम चीजें चल रही थी, लेकिन तेजी देखने को मिली, जिसके बाद एयरपोर्ट बंद करना पड़ा, बंदरगाह बंद करना पड़ा। अब खबरें आ रही है दोनों तरफ से संदेश भिजवा दिए गए हैं कि भाई तनाव को और नहीं बढ़ाना है। तो ये क्या कहलाता है जी, तनाव को और क्यों नहीं बढ़ाएंगे? ये इन लोगों के बीच क्या हो रहा है? वैसे ईरान ने जब आक्रमण किया था तो पहले ही से पता था कि कब क्या अटैक करने वाला, और नेटो के जहाज सब उड़ के जहां तहां जो भी उसका मिसाइल आ रहा था, ढूंढ ढूंढ के उसको खत्म कर रहे थे। वैसे आईडीएफ को भी यह पता चल गया था 1 घंटा पहले या कुछ पहले, और इसके 100 फाइटर्स जो हैं ऑलरेडी बम्बारिंग कर रहे थे जो भी हिजबुल्लाह के, यानी लेबनान में जहां जहां भी इनके मिसाइल लॉन्चर या ड्रोन लॉन्चर थे उस पर। इसके बावजूद उसने 200 से अधिक मिसाइल या रॉकेट जो भी है और यूएवीज उन्होंने दागा। और कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन दोनों, ऐसा लगता है जो अभी न्यूज़ में आ रहा है कि दोनों ने अपना अपना बदला ले लिया, चुका लिया, जो करना था कर लिया, और उस पर भी शांति हो गई कि अब हम लोग आगे इसको नहीं बढ़ाएंगे, जो होना था हो गया, उसको भूल जाओ। यह क्या कहलाता है, मैं अभी कहने में असमर्थ हूँ जी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये कहने में सर भी अभी असमर्थ हैं, तो मैं भी इस पर क्या टिप्पणी करूं। और कुछ लोग भक्त की तरह जब खबरें सुने तो उनका क्या कर सकते हैं भाई, हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं सुनना, ईरान के खिलाफ नहीं सुनना। जो चीज़ है उसको देखना सीखे, चाहे वो हमास से जुड़ी हो, चाहे किसी और से भी जुड़ी हो, क्योंकि फैसले वो लोग भी गलत कर सकते हैं, तो इंसान ही। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।